Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your biology teacher. Today we are going to conclude our chapter seeds. We'll come to the topic germination. ठीक है, हम लोग ने पढ़ा था कि what are the conditions necessary for germination. कोई बताएगा? बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए, बस AC से हट के बैठिएगा. हाँ, सूटेबल क्लाइमेट, ऑप्टिमम टेम्परेचर, वाटर और ऑक्सीजन. ठीक है, 3 कंडीशंस थी. ऑप्टिमम टेम्परेचर उसे कहते हैं, बता तो दिया उन्होंने. ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? वो ऑप्टिमम टेम्परेचर बहुत बढ़िया. ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं कि ये जो हम लोग ने कंडीशंस बताई हैं क्या ये सच में ज़रूरी हैं कि सिर्फ बस लिख दिया है. दिस विल बी अ लेक्चर नंबर 19. हाँ, लेक्चर 19 बायोलॉजी. टॉपिक जर्मिनेशन. ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट ये कह रहा है टू प्रूव दैट वाटर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन. अच्छा, हमने तो यही नहीं, जर्मिनेशन पता है ना सबको. जर्मिनेशन क्या होता है? जर्मिनेशन लिख दीजिए. द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग फ्रॉम एन एम्ब्रियो. लिखिए, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ अ सीडलिंग फ्रॉम एन एम्ब्रियो. The process of growth of seedling from an embryo is called germination. जो सीडलिंग बनने लगता है उसी को जर्मिनेशन कहते हैं. जैसे कि हमारा अगर ये हम लोग ने लिया एक बीन सीड, ठीक है, अब इसमें से यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्म होगा, है ना. ये अपना एम्ब्रियो रहता है ऊपर. अब जब ये इसी का डेवलपमेंट होने लगेगा इस सीडलिंग में, ऊपर जाके शूट सिस्टम बनाएगा और नीचे जाके रूट सिस्टम बनाएगा, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं जर्मिनेशन. और ये हमारा पूरा पार्ट हो जाता है सीडलिंग. इतना छोटा होता है एम्ब्रियो. जर्मिनेशन बेटा जब तक, हाँ, सीडलिंग तक होता है. ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट ये है कि टू प्रूव दैट वाटर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन. जितनी उसकी जेनेटिक हाइट है वो पेड़ उतने तक ही बढ़ेगा. मतलब जितनी उसकी, हाँ, जैसे आपके भी फैमिली में आप भी तो बढ़ते चले जा सकते हो, आप भी तो खाना खाए जा रहे हो, लेकिन आप एक सेट हाइट आपके फैमिली में सेट है जितने के बाद आप लोग नहीं बढ़ते हो. तो वही बात है. ठीक है, आगे आ जाइए बेटा. आरुष यहाँ बैठ जाइए, वहाँ कोने में इधर साइड बैठ जाइए. कोई बात नहीं, इसी से पढ़ लीजिए, बुक की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट ये है. इसके लिए हम लोग ने क्या किया, इसके लिए हम लोग ने 2 बीकर ले लिया. ठीक है, 2 बीकर लिया है. ये है अपना बीकर ए, ये है अपना बीकर बी. दोनों को नीचे कॉटन रख दिया है, ड्राई कॉटन. क्या? हाँ, ये कॉटन है, ये ड्राई कॉटन है. इस वाले में हम लोग ने ड्राई कॉटन रखा है और इस वाले में हम लोग ने इसी को भिगो के रखा है. जी, दोनों में वेट है.
हाँ, टू प्रूव दैट वाटर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। बुक बंद ही कर दीजिए, आप कंफ्यूज होते रहेंगे, बुक बंद कर दीजिए, मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक हमारा ड्राई कॉटन है, एक हमारा वेट कॉटन है। अब जब इसके ऊपर हम लोग ने ढेर सारे सीड्स रखे, बीकर ए में सीड डाला, बीकर बी में सीड डाला, आफ्टर फ्यू डेज वी विल ऑब्जर्व कि जो बी वाला बीकर है इसके सीड्स जर्मिनेट करना स्टार्ट कर गए हैं और इसके सीड्स नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग ने ऊपर से इसको बंद भी कर दिया है, वरना एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर आएगा। एक कॉर्क की मदद से इसको बंद भी कर दिया हम लोग ने। ऑक्सीजन तो इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, जितनी मिल गई उतनी काफ़ी है। और क्या, तो इसलिए हाँ उतने टाइम 2-3 दिन तक छोड़ दिया जितनी, अरे छोटे छोटे सीड से कितने ही ले लेंगे ऑक्सीजन, पानी भी थोड़ा सा इनको चाहिए। ठीक है, और ऑप्टिमम टेम्परेचर में दोनों को ही रखा, तो इतनी कहानी है। तो वाटर का तो प्रूफ करना बड़ा आसान है, एक को वेट कॉटन में डालो, एक को ड्राई कॉटन में, वेट कॉटन वाला जर्मिनेट कर जाएगा। ये वाला समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है टू प्रूव दैट अ सूटेबल टेम्परेचर इज नेसेसरी। क्या है दूसरा एक्सपेरिमेंट? टू प्रूव दैट अ सूटेबल टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर इज नेसेसरी। इसी एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई करते हैं। अब दोनों ही बीकर में हम लोग पानी वाला ले लेते हैं, ए बी दोनों। ठीक है, ए बी दोनों ले लिए और क्या किया, ए वाले को रूम टेम्परेचर में छोड़ा हुआ था, बी वाले को डाल दिया फ्रिज में। 2-3 दिन बाद देखा सिर्फ ये जर्मिनेट किया है, ये नहीं जर्मिनेट किया है। हाँ, इसको टेम्परेचर कोल्ड मिला हुआ था। ठीक है, तो हेंस प्रूफ डेजर्ट में जब ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है तो हो जाता है। अरे क्यों, शाम के टाइम तो हो ही जाता है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, टू प्रूव दैट ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। ये एक्सपेरिमेंट में हम लोग ने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट है और मॉडिफाई करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग ने क्या किया, दोनों में अभी ऑक्सीजन है, अब एक से ऑक्सीजन हटा देते हैं, एक में ऑक्सीजन लगे रहने देते हैं। लेकिन ऑक्सीजन हटाएंगे कैसे, उसके लिए हम लोग एक एल्कलाइन प्रोजाइलिक एसिड यूज करेंगे। ये ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एल्कलाइन मतलब होता है वाटर में जो सॉल्युबल बेसेस होते हैं उनका मतलब होता है एल्कलाइन। तो एल्कलाइन प्रोजाइलिक एसिड, इसकी प्रॉपर्टी है इट अब्सॉर्ब्स ऑक्सीजन। तो इस वाले में ऑक्सीजन का सप्लाई मिला, वाटर मिला, ऑप्टिमम टेम्परेचर था। इस वाले में पानी मिला, ऑप्टिमम टेम्परेचर मिला, लेकिन ऑक्सीजन सारी इसने सोक कर ली, अब्सॉर्ब कर ली। ऑक्सीजन है नहीं यहाँ पे, तो ये नहीं ग्रो करेगा, ये वाला इसमें ग्रो करेगा। ठीक है, 3 तो आसान है। क्या 3 प्रूव किया, क्या क्या नेसेसरी है? वाटर, टेम्परेचर, ऑक्सीजन। ठीक है, हाँ ऑक्सीजन तो प्योर ही होती है। जब भी ऑक्सीजन बोला है तो एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी गैसेस पड़ी हैं। हम ही लोग जब हम लोग बोलते हैं वी ब्रीथ ओनली ऑक्सीजन, ऐसा थोड़ी ना है, हम लोग तो सारी गैसेस अंदर लेते हैं। उसमें से जो लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजनेट कर देते हैं ब्लड को, मतलब कैपिलरीज में तोड़ के ब्लड में सिर्फ ऑक्सीजन डाल देते हैं। ऑक्सीजनेशन एक प्रोसेस होता है। जैसे होता क्या है कि लंग्स में वेन्स और आर्टरीज आती हैं। वेन्स क्या कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड है। आर्टरीज क्या कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हाँ, तो ये वेन्स क्या करती हैं, छोटी छोटी वेंट्रियोल्स में टूटती हैं, आर्टरीज आर्टरियोल्स में टूटती हैं, फिर ये दोनों छोटी छोटी कैपिलरीज में टूटती हैं। और इतने छोटे कैपिलरीज में फिर जो हम लोग ने ब्रीथ किया हुआ है ऑक्सीजन, उसको डिफ्यूज करेंगे ब्लड में।
इन कैपिलरीज में। तो जो वेन में ब्लड ट्रैवल कर रहा था, अब इधर जाते समय वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको हम लोग ब्रीद आउट कर देंगे। तो बहुत जल्दी ये चेन रिएक्शन, सीरीज ऑफ इवेंट होता है हमारे पूरे बॉडी के अंदर, और फिर वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जाएगा और वो उसको सर्कुलेट कर देगा पंप करके। अब ये वाला एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है 3 बीन एक्सपेरिमेंट, और समझना बहुत ही आसान है। इसमें भी हम लोग ने एक बीकर लिया है और इसमें पानी भरा हुआ है, और एक ग्लास प्लेट ली हम लोग ने, एक ग्लास प्लेट ली जिसपे 3 हमारे सीड्स लगे हुए हैं। एक सीड यहाँ पे लगा है, एक सीड यहाँ पे लगा है, और एक सीड यहाँ पे लगा है। ठीक है, अब आप लोग कोई बताएगा इसमें से कौन सा सीड जर्मिनेट करेगा? बीच वाला। अगर मैं इसको ABC बोलूं तो कौन सा वाला करेगा? B। नहीं पता क्यों? एक हम लोग ने बीकर लिया है, उसमें ग्लास प्लेट पे 3 हमारे सीड्स अटैच्ड हैं, उसको हम लोग ने ऐसे इसके अंदर डिप किया है कि A वाला पूरा एक्सपोज्ड है, B वाला पूरा पानी में सबमर्ज्ड है, और B वाला आधा पानी में आधा हवा में है। तो कौन सा वाला जर्मिनेट करेगा? नहीं पता। B करेगा। क्यों? टेम्परेचर मिल गया, ऑक्सीजन मिल गई, ऊपर से वाटर मिल गया। ठीक है, प्रूफ कर लोगे? ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाँ, सॉइल कहाँ है? सॉइल नहीं है नेसेसरी। सॉइल असल में सॉइल में क्यों डाला जाता है कि सॉइल पानी होल्ड करके रखता है, सॉइल मिनरल्स होल्ड करके रखता है, जो कि एक प्लांट को चाहिए होता है। जैसे हम लोग सिर्फ पानी में डालेंगे, पानी तो वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा, मगर सॉइल में ट्रैप्ड रहेगा पानी बहुत देर देर तक, इस वजह से सॉइल में डाला जाता है। सॉइल नेसेसरी नहीं है, बांधा गया है, इसको बांधा गया है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा फिर उसमें कि द टॉप सीड विल नॉट जर्मिनेट बिकॉज इट डिड नॉट गेट सफिशिएंट वाटर। सी सीड, द बॉटम सीड विल नॉट गेट जर्मिनेटेड बिकॉज इट डिड नॉट गेट ऑक्सीजन, बट द बी सीड विल जर्मिनेट बिकॉज इट गॉट ऑक्सीजन, वाटर एंड द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये 4 एक्सपेरिमेंट हैं, चारों इजी ही लगे होंगे। क्या क्या प्रूफ कर लिया? वाटर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और ये 3 बीन एक्सपेरिमेंट, जो कि इन सबका मिक्सचर है। इजी है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब बड़ा ही इजी है सब कुछ आगे। टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। जो भी मुश्किल पार्ट था वो हम लोग ने कर लिया। अब अगर सीड के बारे में पता है तो ये भी समझ जाओगे। जैसे सीड के बारे में हम लोग को ये पता है कि ये जो अपना प्यारा सा छोटा सा सीड है, इसमें एम्ब्रियो कहाँ पे होगा आरुष? बीच में होगा। और ये एम्ब्रियो क्या करता है? सीडलिंग में डेवलप होता है, यही तो होता है जर्मिनेशन। तो ऊपर क्या बनता है? कोई बताएगा? नहीं, सिर्फ आरुष बताएगा। नहीं, प्लूम्यूल। और नीचे? हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, पढ़ के आए हैं। नीचे रेडिकल बनेगा। ठीक है, अब हर सीड में ये नहीं होता, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों साथ में करेंगे, कि प्लूम्यूल भी साथ में ग्रो किए पड़ा है और रेडिकल भी साथ में ग्रो किया पड़ा है। ईदर वाला काम होता है, ईदर। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि एंड वाली चीज लगी, यहाँ पे ईदर कीवर्ड है। ईदर मतलब या तो प्लूम्यूल बढ़ेगा या तो रेडिकल बढ़ेगा। और अगर मैं रिवाइज करवाना चाहूं तो जो एक्सिस इस पूरे, जैसे प्लूम्यूल तो इतने से पार्ट को कहते हैं, लेकिन इस पूरे एक्सिस को क्या कहते हैं? और इस पूरे एक्सिस को क्या कहते हैं? बेटा ये प्लूम्यूल है, सिर्फ टॉप पार्ट। प्लूम्यूल जो टॉप का पार्ट है, बीच में कॉटिलेडॉन है, और नीचे वाला पार्ट सबसे रेडिकल है। लेकिन इस पूरे एक्सिस को क्या कहते हैं और इस पूरे एक्सिस को क्या कहते हैं? हाइपोकॉटिल। गुड, हाँ गुड।
नीचे वाले को कहते हैं हाइपोकॉटिल और ऊपर वाले को एपीकॉटिल। गुड। तो अब आपको कहानी समझ में आएगी कि या तो जब हम लोग ने सीड को डाला है सॉइल में जर्मिनेट करने के लिए, तो या तो उसमें से एपीकॉटिल ग्रो करना स्टार्ट करेगा, उस टाइम के लिए हाइपोकॉटिल लुका रहेगा, और या तो हाइपोकॉटिल ग्रो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो अगर हमारा एपीकॉटिल ग्रो कर रहा है तो इसको कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन। और अगर हमारा हाइपोकॉटिल ग्रो कर रहा है तो इसको कह देते हैं एपीजियल जर्मिनेशन। नहीं, उल्टा नाम ही है इसका। ठीक है, उल्टा नाम है इसका कि जब ऊपर वाला ग्रो करता है उसको हाइपोजियल। नहीं नहीं बेटा, यही है। चेक कर लीजिए। क्या लिखा है? एपीकॉटिल एलोंगेट्स, बस। दोनों में से कोई एक ही होता है। नहीं, मानना नहीं है, इसको उतारिए पहले। तो बस कहानी सुन रहे हैं, पूछे पड़े हैं, पहले उतारिए सब कुछ। ठीक है, ये उतारिए, ये उतारिए, इसको पूरा उतारिए, पिछले वाले उतारिए। ये लीजिए, पेन लीजिए। ये एम्ब्रियो है बेटा, यही एम्ब्रियो। हाँ, ये एक्सेस है पूरा। कॉटिलेडॉन से लेके रेडिकल तक का जो पूरा एक्सेस होता है उसको हाइपोकॉटिल कहते हैं। और वही सेम यहाँ प्लूम्यूल से लेके कॉटिलेडॉन तक का जो एक्सेस होता है उसको एपीकॉटिल कहते हैं। ये एम्ब्रियो है, हाँ, बीच वाला एम्ब्रियो है, वही सीडलिंग में डेवलप हो रहा है, इसी को जर्मिनेशन। हाँ हाँ, एम्ब्रियो से कह लीजिए, लेकिन ज़्यादा सही टर्म होगा कि यहाँ पे तो कॉटिलेडॉन प्रेजेंट होता है ना, ये कॉटिलेडॉन। तो ये कॉटिलेडॉन से लेके जो प्लूम्यूल तक की एक्सेस है वो है हमारा। देखिए, अब जब हमारा हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है, हाइपोजियल में कौन ग्रो करेगा? एपीकॉटिल। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारा कॉटिलेडॉन है, ठीक है, कॉटिलेडॉन ग्राउंड पे ही रह जाता है और प्लूम्यूल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे इस डायग्राम में तो नहीं अच्छा क्लियर हो रहा है, दूसरा डायग्राम देते हैं, ये वाला लेते हैं। हाँ, इसमें ऊपर हाइपोजियल है, तो जैसे हमने सीड डाला, ये प्लूम्यूल और रेडिकल डेवलप होना स्टार्ट हुआ, तो एपीकॉटिल अब जब बढ़ रहा है ऊपर धीरे धीरे, तो देखिए सीड का प्लेसमेंट वहीं पे, कॉटिलेडॉन यहीं पे, सीड पील ऑफ होना चालू होगा और कॉटिलेडॉन यहीं पे रह जाएगा और ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉटिलेडॉन रिमेन एट द सेम प्लेस। लेकिन जब एपीजियल जर्मिनेशन होता है, जिसमें नीचे रेडिकल पहले डेवलप होना स्टार्ट होता है, तो
उसमें क्या होगा कि ये कॉटिलिडॉन को अपने साथ ऊपर लेके चला जाएगा। ठीक है, जैसे देखा इसको लेके गए, अब जब ये नीचे रूट डालेगा तो अपने साथ कॉटिलिडॉन को लेके ऊपर उठेगा। फिर एक टाइम जब रूट सारे डेवलप हो गए उसके बाद ये लीफ ग्रो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, हो जाएगा, जो भी आपने बोला कुछ हो जाएगा। बनाएंगे उसको, जब बना लीजिए वो वाला। इसको भी बनाइए, फिर पीछे एक्सपेरिमेंट जो है उसको भी ड्रॉ करिए। बातें मत करना बेटा, आप ही को हटाएंगे हम। हाथ ऐसे सीधे बैठो, तो आस्तीन चढ़ा लिए हो वो। अच्छा भीग के, तो उसके बाद भी एसी के सामने बैठे हो, बीमार पड़ जाओगे। और जो बीन सीड हमारा होता है उसमें होता है हमारा एपीजियल जर्मिनेशन, और जो मेज ग्रेन होता है उसमें होता है हमारा हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो अब इससे एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस निकल के आ गया, ये पूछा जाता है बहुत बार। ओके बता रहा हूँ, मेज ग्रेन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि वो पूछ लेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपोजियल एंड एपीजियल जर्मिनेशन। तो पहला तो आप लोग ये सब बोल दोगे कि सर हाइपोजियल में तो हमारा एपिकॉटल बढ़ता है, कॉटिलिडॉन वहीं पर रह जाता है, 2 पॉइंट मिल गए। और जब एपीजियल होता है तो हमारा रेडिकल बढ़ता है और कॉटिलिडॉन ऊपर आ जाता है। मगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और क्या बोलेंगे, 1 पॉइंट मिल गया एग्जाम्पल पे। आप इन एग्जाम्पल पे चले जाइए। अब हमको पता है बीन सीड कैसा सीड है, एक डाइकॉट सीड है कि मोनोकॉट सीड है, एक डाइकॉट सीड है। तो एपीजियल जर्मिनेशन मोस्टली होता है जिनमें 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं। और मेज ग्रेन कैसा सीड है, मोनोकॉट की डाई, मोनो। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है मेनली मोनोकॉट सीड्स में जिनमें 1 कॉटिलिडॉन हो। ठीक है, तो ये हमारे 4 डिफरेंसेस हो गए। ये भी ड्रॉ कर लीजिए, इसका नाम है 3 बीन एक्सपेरिमेंट। और एक बड़ा स्पेशल काइंड का जर्मिनेशन होता है जिसको कहते हैं वाइवी पैरस जर्मिनेशन। ये होता है मैनग्रोव प्लांट्स में। मैनग्रोव प्लांट्स कौन से होते हैं, जो पानी में ग्रो करते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, ये सीड्स बड़े स्पेशली जर्मिनेट करते हैं जब फ्रूट में होते हैं, फ्रूट के अंदर ही सीड होता है, तभी से अपना जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। सोचिए अंदर सीड अटैच्ड है फ्रूट के अंदर, आप सोचिए मैंगो आप खा रहे हो और अंदर सीड जर्मिनेटेड है, लेकिन मैंगो के साथ ऐसा नहीं होगा। मैनग्रोव प्लांट जैसे कि हमारा हो गया राइजोफोरा, ठीक है, जैसे इसका कोई एग्जाम्पल अगर निकालें, ये पूछ सकता है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग, लिखिए वाइवा पैरस जर्मिनेशन।
हाँ हाँ, VIPAROUS, जर्मिनेशन। इस पे लिख लीजिए मैनग्रोव प्लांट्स, मैनग्रोव नहीं बेटा, अभी तो स्टार्ट। मैनग्रोव प्लांट्स लाइक राइजोफोरा, RHI, मैनग्रोव, plants like rhizophora show a special mode of seed germination called vivipary. Rhizophora show a special mode of germination called vivipary. ठीक है, इस जब ये ऐसे अंदर प्लांट के अंदर जर्मिनेट कर रहे होते हैं तो उसको वाइवाइपैरी कहते हैं। वाइवाइपैरी, इन विच सीड जर्मिनेट्स, इन विच सीड जर्मिनेट्स inside the fruit, in which seed germinates inside the fruit while it is still attached to the parent plant. सर ये सर यहाँ से यहाँ तक है, फिर से यहाँ से यहाँ तक है। हाँ, तो इस डेफिनेशन में सब कुछ आ गया। नहीं सर, सर जो आपने बोला सर, हाँ, छोटा छोटा काट काट के सारे कीवर्ड ले लिया। तो बता दीजिए सर फिर। मैनग्रोव प्लांट लाइक राइजोफोरा show a special kind of germination in which seed germinates inside the parent plant. हाँ, ये अच्छा एग्जाम्पल मिल गया। अब देखिए, ये हमारा जो फ्रूट है, इस फ्रूट के अंदर से ही एक नया प्लांट उगना स्टार्ट हो गया, तो इसके सीड ही अंदर अंदर जर्मिनेट करना स्टार्ट कर दिया था। वाइवाइपैरी, मैनग्रोव, मैनग्रोव नहीं, मैंगो नहीं है, ये कोई और प्लांट है। इसी का सीड जर्मिनेट करना स्टार्ट हो गया ऐसे, और ये अपना प्लांट बना दिया है। ठीक है, तो ऐसा होता है वाइवाइपैरस जर्मिनेशन। हाँ, रूट क्यों देखेगी? पानी के अंदर होगी ना वो तो, पानी के अंदर। रूट तो पानी के अंदर नहीं, ये बहुत ही रेनी इलाका होगा। मैनग्रोव मतलब ये नहीं होता कि पानी के अंदर ही, मैनग्रोव मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा पानी मांगता है। हाँ, मैनग्रोव फॉरेस्ट जहाँ बहुत बरसात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हमारा चैप्टर खत्म हुआ जर्मिनेशन। ये वाइवाइपैरस जर्मिनेशन है। देखिए, फ्रूट के अंदर ही सीड था, सीड ही जर्मिनेट करना स्टार्ट कर दिया। वही तो डेफिनेशन थी कि द सीड स्टार्ट्स टू जर्मिनेट इनसाइड द फ्रूट। अभी तक तो हो रहा था ये खाएंगे सीड को, जब प्लांट करेंगे तब जर्मिनेट होना स्टार्ट होगा। बैठिए बैठिए, चलिए देख लिया, तब जर्मिनेट होना स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे सीड के अंदर ही प्रेजेंट है, तब भी जर्मिनेट करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे जर्मिनेशन को क्या कहेंगे? वाइवाइपैरस जर्मिनेशन। ठीक है, तो लेट्स एंड द लेक्चर।